नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। जो भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे थे उसमें पहला भौतिक प्रदेश हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। तो उसी के साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं और दूसरा भौतिक प्रदेश आता है अपने उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें उत्तर का जो विशाल मैदान है उनके बारे में हम देखेंगे कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उनका कुछ क्षेत्रफल कितना है, कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। इनके बारे में हम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, इसमें क्या बता रखा है कि भारत का विशाल मैदान या भारत का उत्तर का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला के कौन सी दिशा में स्थित है? तो हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद में जिसे हिमालय का उपहार क्या कहते हैं? हिमालय का उपहार कहा जाता है। हिमालय का उपहार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका जो निर्माण हुआ है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के माध्यम से ही हुआ, इसीलिए इसे हिमालय का उपहार कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं निर्माण, किसका निर्माण कैसा हुआ था? तो इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों क्या है कि इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों, जिसमें कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी है? मुख्य नदियाँ बताइए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से हुआ है। इसी कारण इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो उत्तर के विशाल मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर के विशाल मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, या सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है या जो कुल भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है? तो वो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और साथ ही साथ हमने देखा था पहला जो भौतिक प्रदेश था वो था हिमालय। हिमालय कितने भूभाग फैला हुआ था? तो हिमालय फैला हुआ था 5 लाख वर्ग किलोमीटर और ये है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है कि उत्तर के विशाल मैदान को कहा जाता है हिमालय की धड़ ऑप्शन, और हिमालय का उपहार, और हिमालय के उत्तर में स्थित है। और इस प्रकार से कोई सा ऑप्शन दिया जा सकता है, 4 ऑप्शन, जिनमें से आपको ध्यान रखना है कि हिमालय को उपहार इसे कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं लंबाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बता रखा है लंबाई। लंबाई कहाँ से कहाँ तक बता रखी है? रावी तथा सतलज, जो कि रावी तथा सतलज नदियाँ जो है वो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। रावी तथा सतलज नदियों के किनारे से गंगा नदी के डेल्टा तक, कहाँ तक? गंगा नदी के डेल्टा तक। इसकी कुल लंबाई कितनी बता रखी है? 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है। और हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? वो भी 2400 किलोमीटर ही है। तथा सिंधु के मैदान को जोड़ने पर सिंधु नदी से गंगा नदी के पश्चिम से, यह क्या बताया इसमें कि सिंधु नदी के मैदान को जोड़ने पर सिंधु से गंगा नदी तक इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 3200 किलोमीटर हो जाती है। तो पश्चिम से गंगा नदी के डेल्टा तक इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 3200 किलोमीटर हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई है ना, तो उसमें आपको 2400 आपको सही आंसर करना है। और अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि उत्तर के विशाल मैदान की सिंधु नदी से लगाकर गंगा नदी के डेल्टा तक कुल लंबाई है, तो उसमें आपको 3200 किलोमीटर सही करना है। उसके बाद
देखो ये जो बता रखा है उसमें इस प्रकार से है, जैसे ये तो है सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका जो ये इस प्रकार से है, जिसमें यहाँ पर सतलज और रावी नदी है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ तक जो कि कौन सा है, गंगा नदी का डेल्टा। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई है, 2400 किलोमीटर। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक कुल लंबाई है इसकी 3200 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इस मैदानी भाग की चौड़ाई सभी जगह समान नहीं है, सभी जगह एक जैसी नहीं होती है, बराबर नहीं है। इस मैदानी भाग की पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश वाला भाग की तरफ है ना, पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कितनी बता रखी है, 150 किलोमीटर है। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है उसकी पूर्व की ओर उसकी चौड़ाई कितनी बताई है, 150 किलोमीटर है। तथा पश्चिमी भाग में 300 किलोमीटर चौड़ाई है। तो इसकी पश्चिम भाग में इसकी चौड़ाई कितनी है उत्तर के विशाल मैदान की, 300 किलोमीटर है। इसमें यूँ कहा जा सकता है कि उत्तर के विशाल मैदान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर बढ़ती जाती है ना, तो ये कथन सत्य है। उसके बाद ऊंचाई देखते हैं, किस उत्तर के विशाल मैदान की ऊंचाई किस जगह पर ज़्यादा है। तो उसमें बताया है अम्बाला जो कि पंजाब के अंदर आता है, और एक है सहारनपुर, वो आता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान की जो ऊंचाई है वो है 291 मीटर है। कितनी है, 291 मीटर है, जो कि मैदानी भाग का जल विभाजक है। जो उत्तर के विशाल मैदान की जो नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटने का कार्य करती है, या उनको दो भागों में मार देती है। उसके बाद में विस्तार में कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम, ये राज्य इसके अंतर्गत शामिल है। मतलब इन्हीं राज्यों के अंदर उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको भी आगे 6 उपभागों में बांटा गया है, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्या बताया है कि उत्तर के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता, उच्चावच जो स्थलाकृति देखते हैं ऊबड़ खाबड़ भूभाग है, उच्चावच की भिन्नता के आधार पर 6 उपभागों में, कितने भागों में, 6 उपभागों में विभाजित किया गया है ना। जैसे पहला कौन सा है, भाबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, डेल्टा और दोआब। ये कुल 6 उपभाग हैं किसके, उत्तर के विशाल मैदान के। जिसमें भाबर, पहले हम बात करते हैं भाबर की। भाबर क्या होता है कि हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी असंख्य नदियाँ अपना जल बहाकर लेके आती है, और अपने जल के साथ साथ कंकड़ पत्थर, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर को अपने साथ बहाकर लेकर आती है। और जैसे ही वो हिमालय से नीचे उतरती है तो उसके पदी क्षेत्र में जहाँ से उसका ढलान कम हो जाता है या उसकी नदियों की गति धीमी हो जाती है, वहाँ पर लाकर वो क्या कर देती है, उन कंकड़ पत्थरों को जमा कर देती है। तो जमे हुए इस भूभाग को या जमे हुए इस भाग को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। जहाँ पर कंकड़ पत्थर जम जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि छोटी छोटी जो नदियाँ होती है वो छोटी छोटी नदियाँ वहाँ पर लुप्त हो जाती है, ऊपर दिखती नहीं है, वो अंदर ही अंदर बहती रहती है। उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर कहते हैं। और तराई प्रदेश, जो कि तराई प्रदेश जो है वो इसी के सारे समानांतर फैला हुआ है। तराई प्रदेश जो कि हिंदी के तर शब्द से मिलकर बना हुआ है, मतलब पानी पानी वाला है। इसमें क्या होता है कि भाबर के समानांतर फैला हुआ ये भाग
जहाँ पर भाबर में लुप्त हुई नदियाँ पुनः प्रकट होती है, पुनः प्रकट होती है और इधर उधर फैलने लग जाती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। उसके बाद बांगर, बांगर ये होता है, ये कहलाता है पुराना जलोढ़। पुराने जल, एक लाइन में कहे तो कि पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बांगर मतलब बंजर भूमि, है ना, कि विशाल मैदान के वे निचले भाग होते हैं, या उत्तर के विशाल मैदान के वे निचले भाग होते हैं जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है, प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है, जिससे क्या है कि नई नई जलोढ़ मृदा का निर्माण नहीं होता है, उसकी परत जमती नहीं है। इसीलिए वो भाग क्या कहलाता है, अनुपजाऊ क्षेत्र कहलाता है, और वो कहलाता है बांगर प्रदेश कहलाता है। उसके बाद खादर, खादर इसकी परिभाषा एक लाइन में, वो तो था पुराने जलोढ़ को, और ये आता है नवीन जलोढ़ को। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, जहाँ पर या मैदान के वे निचले भाग होते हैं जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है, आसानी से पहुँचता रहता है, और नई नई मृदा का निर्माण होता रहता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर जमती रहती है और वो कृषि के लिए उपयोगी होता है या उपयुक्त माना जाता है। ये तो कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है और ये कृषि के लिए उपजाऊ होता है। उसके बाद आता है डेल्टा, जब नदियाँ अपने पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर अपने साथ कंकड़ पत्थर मलबा बहाकर लेके जाती है और मैदानी क्षेत्र से बहते हुए आगे जाती है और किसी समुद्र या महासागर या सागर में जाकर मिलती है, तो उसमें मिलने से पहले वो क्या करती है कि उनकी गति धीमी हो जाती है, और उसका ढलान धीमा होने की वजह से वो क्या करती है, उन कंकड़ पत्थरों को एक समुद्र के तटीय क्षेत्र पर ले जाकर क्या कर देती है, इधर उधर फैला देती है, जमा कर देती है, उससे एक डेल्टे की आकृति बनती है, जिसे कहते हैं डेल्टा कहते हैं। उसके बाद आता है दोआब। दोआब इसे नाम से पता चल रहा है, दोआब, दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं और इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, जानकारी। क्या बताया गया है, भाबर प्रदेश कि हिमालय से निकलने वाली असंख्य नदियाँ, छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ होती हैं, असंख्य मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, असंख्य नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर, क्या कंकड़ पत्थर बहाकर लेकर आती है, कंकड़ पत्थर बहाकर लेकर आती है, और हिमालय के पदी क्षेत्रों में, हिमालय के पदी क्षेत्र मतलब ये होता है जैसे माना कि ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ से कोई नदी उतर रही है, बहकर आ रही है, आएगी और इस जगह पर इसका ढलान क्या हो जाता है, बिल्कुल धीमा हो जाता है और यहाँ से मैदानी भाग शुरू हो जाता है ना। तो हिमालय के पदी क्षेत्र सबसे नीचे वाला भाग से या नीचे वाले भाग पर पदी क्षेत्र में क्या करती है, कंकड़ पत्थरों को लाकर क्या कर देती है, इस प्रकार से जमाव कर देती है, जमा कर देती है। इस कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। उसके बाद और क्या विशेषता बता रखी है कि यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ आकर लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ और बहती है और यहाँ आकर लुप्त हो जाती है, बाहर दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर वो बहती है, इसे जिसे आंतरिक प्रवाह कहते हैं ना, उस प्रकार से। उसके बाद यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक लगभग, कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। लंबाई नहीं है, चौड़ाई है ना, चौड़ाई में फैला हुआ है। जैसे माना कि ये शिवालिक पर्वतश्रेणी है, तो शिवालिक पर्वतश्रेणी के समानांतर चौड़ाई ये माने चौड़ाई है ना कि ये चौड़ाई इस प्रकार से कितने किलोमीटर फैला हुआ है, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है, ये ले सकते हैं हम, है ना। कंकड़ पत्थर वगैरह जम जाता है। उसके बाद आता है तराई प्रदेश, दूसरा इसका उपभाग है उत्तर के विशाल मैदान का तराई प्रदेश। इसमें क्या बताया, ये हिंदी के तर शब्द से मिलकर बना है। यह प्रदेश भाबर के समानांतर फैला हुआ है, भाबर जो कि भाबर प्रदेश फैला हुआ है हिमालय के, ये वाला इसके समानांतर फैला हुआ है। इस प्रदेश में भाबर में लुप्त हुई नदियाँ पुनः प्रकट होती है, जो
भाबर प्रदेश में जो नदियाँ लुप्त हो चुकी थी, छोटी छोटी नदियाँ, वो आगे जाकर इस वाले क्षेत्र में, इस वाले भाग में नदियाँ वापस पुनः प्रकट हो जाती है, इधर उधर फैलने लग जाती है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तो क्या बताया, इस क्षेत्र में भाबर में लुप्त हुई नदियाँ पुनः प्रकट होती है। यह प्रदेश भाबर के समानांतर कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है? समानांतर 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। 15 से 30 किलोमीटर, यहाँ से फिर आगे 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, कि भाबर क्षेत्र में तो जो छोटी छोटी नदियाँ थी वो लुप्त हो रही थी, और तराई क्षेत्र में, तराई प्रदेश में क्या हो रहा था, जो लुप्त हुई नदियाँ थी वो वापस पुनः प्रकट हो जाती थी, है ना। जो लुप्त पुनः प्रकट होती, वहाँ क्या होती है, नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, तराई क्षेत्र, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी अपने जिक्र किया था कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय भारत से बहुत सारे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान की तरफ उन्होंने पलायन किया था, है ना, पलायन किया था। तो जैसे ही वहाँ पर जब उनको वहाँ पर जगह नहीं मिली थी, तो वो लोग वापस पुनः अपने भारत की तरफ लौट आए थे। तो जब लौटे थे, उन लोगों को भारत में रहने के लिए जगह किस जगह दी गई थी? तराई प्रदेश में, जो कि तराई प्रदेश मतलब दलदली क्षेत्र वाला भाग है, बांगर प्रदेश। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी। तो पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ के, प्राचीन मतलब पुराने जलोढ़ के वे मैदान हैं जहाँ वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, या वर्तमान में जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, पहुँचता है, उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। बांगर से अपन बंजर से याद रख सकते हैं। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कि सर्वाधिक बंजर भूमि या बांगर प्रदेश या बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? तो वो है अपने उत्तर प्रदेश में। तो बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस जगह है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद रेह कल्लर, ये इससे संबंधित ही है। इसमें क्या बता रखा है, कभी कभी क्या होता है कि बांगर प्रदेश में जो बंजर भूमि वाला क्षेत्र है, उस जगह पर भी कृषि कार्य करने के लिए क्या करते हो, बार बार ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने से क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी के लवण होते हैं, उनमें से वो कुछ लवण घुल कर अंदर बैठ जाते हैं, और कुछ जो लवणता की मात्रा होती है, वो लवण घुल वो क्या होते हैं, धरातल के ऊपर एक परत बना देते हैं उसकी सतह पर, जो कि नमकीन सफ़ेद परत बन जाती है, जिसे रेड कलर कहा जाता है। तो क्या बताया, बांगर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई की जाती है, उनमें कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत जम जाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं उस, है ना, जो कपड़े धोने के काम में लेते थे पहले लोग, जम जाती है, उसे रेह ऑब्लिक कलर कहते हैं। ठीक है, इसका सर्वाधिक विस्तार किस जगह पाया जाता है भारत में? तो वो है उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। ये भी इससे संबंधित ही है। भूड़ वो तो था कि जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई होने से वहाँ कुछ जो लवण होते हैं वो सतह पर फैल जाते हैं और एक सफ़ेद परत नमकीन परत के रूप में जम जाती है। उस परत को कहा गया था रेड कलर। और इसी से समानांतर एक और है, उससे संबंधित ही है भूड़, कि बांगर प्रदेश के कुछ भागों में मुलायम मिट्टी, बारीक जो मिट्टी होती है, मुलायम मिट्टी अपक्षय के कारण नष्ट हो जाती है या नष्ट हो गई है। अब उन जगह कंकरीली भूमि मिलती है। पहले जिस जगह मुलायम मिट्टी थी, उस जगह वो मिट्टी क्या हो गया, अपक्षय के कारण वहाँ से हट गई है, और उस जगह भी वर्तमान में क्या रह गया, कंकरीले पत्थर रह गए। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं।
और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? गंगा नदी और गंगा की सहायक नदी रामगंगा के क्षेत्रों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद आता है खादर प्रदेश। वो तो था पुराना जलोढ़ और यह है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। मैदान के वे निचले क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है उसे खादर के प्रदेश कहते हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपजाऊ भी होता है। खादर बांगर से अपन याद रख सकते हैं। बांगर मतलब बंजर। बंजर कब होगी? जब वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होगी और पानी अगर पर्याप्त मिलेगा नहीं तो सूखी पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी, है ना। और फिर नोट लगा के एक विशेषता बता रखी इसकी कि भारत में सर्वाधिक खादर का विस्तार बिहार और पश्चिम बंगाल में बताया गया है। तो खादर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार भारत में कहाँ मिलता है? बिहार और पश्चिम बंगाल में मिलता है। उसके बाद में आगे आता है डेल्टा प्रदेश या डेल्टा क्षेत्र, है ना। जब मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ, जैसे माना है गंगा हो गई और उनकी सहायक नदियाँ हो गई, गंगा उसकी सहायक नदियाँ हो गई जैसे यमुना, है ना, और रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, केन, बेतवा, ये वाली नदियों के साथ पहाड़ी क्षेत्र से बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर व मिट्टी को सागर या महासागर में गिरने से पहले तटीय क्षेत्रों पर इनका जमाव कर देती है। उनका जमाव कर देती है। उस जमाव क्षेत्र को डेल्टाई मैदान कहते हैं। ठीक है। जैसे गंगा नदी का सुंदरबन का डेल्टा, इसका अच्छा उदाहरण है डेल्टाई क्षेत्र का या डेल्टाई प्रदेश का। उसके बाद आता है दोआब। लास्ट और अंतिम छठा जो उत्तर के विशाल मैदान का उपभाग है वो है दोआब। क्या बताया है? दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं। अब कुछ दोआब जो अपने सिंधु नदियों के बीच में बनते हैं, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के बीच में, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। इनमें से भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं ना, जिसमें जैसे कि सिंधु नदी और कौन सी है? झेलम नदी। जैसे माना कि सिंधु नदी बह रही है और यहाँ से एक झेलम नदी बहकर जा रही है, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो भूभाग है वो वाला भाग कहलाता है अपना सिंध सागर दोआब। ठीक है। सिंधु और झेलम नदियों के बीच का जो भाग है वो जो दोआब है वो कहलाता है सिंध सागर दोआब। उसके बाद में झेलम के जस्ट नीचे जो दूसरी नदी बहती है इसके सारे समानांतर वो है चीनाब नदी। तो चीनाब नदी और झेलम नदियों के बीच का जो भाग है वो कहलाता है चाज या चाज दोआब कहलाता है, जिसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद चीनाब नदी और रावी नदी, इन दोनों का जो बीच में जो भूभाग बसता है वो कहलाता है रेचना दोआब। कौन सा? रेचना दोआब। उसके बाद रावी नदी हो गया। रावी नदी से वापस आगे उसके समानांतर एक नदी और बहती है सिंधु की सहायक नदी, उसका नाम है व्यास नदी, जो कि उनके बीच में जो भाग है वो है बारी दोआब। और अंत में लास्ट बचता है व्यास नदी और सतलज नदी। इन दोनों के बीच का जो भूभाग है वो कहलाता है बिस्त दोआब। कौन सा कहलाता है? बिस्त दोआब। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। और इन चीज़ों को, इन दोआब को थोड़ा ध्यान में रखें। इनमें से प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो कि स्कूल व्याख्याता 2nd ग्रेड जिनमें जो सिलेबस में है उनमें से काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है।